अभी जो हमने क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं और वो तरीका ज़्यादा आसान है, जिसको कि एक बार सीख लेने से और कई सारे क्वेश्चन में उसको अप्लाई किया जा सकता है और वो क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो उस तरीके को सीखने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, है ना। उस कॉन्सेप्ट में ये है कि जैसे ऐसे मान लिया जाए कि अपने पास दो पार्टिकल है, ठीक है। तो दो पार्टिकल में से एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसी पर कहीं आना चाहिए। ऐसा मान लेते हैं कि कंबाइंड सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये दोनों पार्टिकल्स को इनके इंटरनल फोर्स के कारण से, मान लेते हैं म्यूचुअली इंटरनल फोर्स है, म्यूचुअली अट्रैक्शन फोर्स है, जिसके कारण से चलने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो स्टेशनरी रहना चाहिए। तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ मास में चेंज, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है उसमें चेंज निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा RCM इज इक्वल टू m1 इंटू डेल्टा R1 प्लस m2 इंटू डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक। चूँकि इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, है ना, इसलिए सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 0। ये क्या है, ये हमने लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इफ टू पार्टिकल्स आर मूविंग ड्यू टू internal attraction force, अट्रैक्शन फोर्स भी हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकता है ना। तो उस समय में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होना चाहिए, देन डेल्टा RCM शुड बी इक्वल टू 0। और डेल्टा RCM 0 करेंगे तो देखेंगे कि डेल्टा m1 डेल्टा R1 प्लस m2 डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी m1 डेल्टा R1 इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ m2 डेल्टा R2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, एक तो निगेटिव साइन बताता है कि एक का डिस्प्लेसमेंट राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो दूसरे का लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। अगर मान लें कि ये जाता है डेल्टा R1 इधर, तो दूसरा जो है वो इधर की तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि डेल्टा R1 बाई डेल्टा R2, मतलब डिस्प्लेसमेंट का अगर मैग्नीट्यूड लिखें, है ना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखें तो यह आएगा m2 बाई m1, ठीक। तो ये कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ टू पार्टिकल्स is inversely proportional to their masses,
ठीक है, तो ये हो गया। ये डेल्टा R1 डेल्टा R2 जो है वो जैसे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था टू पार्टिकल सिस्टम में, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2, कुछ उसी टाइप का फॉर्मूला है भी, है ना। अगर उसके हिसाब से भी देखें तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 होगा, तो R1 बाई R2 जो है वो M2 बाई M1 होगा। यहाँ पर R1 और R2 डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं, ठीक है। R1 मान लेते हैं कि M1 का डिस्प्लेसमेंट हो गया, R2 M2 का डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये रिलेशन वैलिड होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन तो ये आएगा, या ये कहें एक रिलेशन यहाँ से आएगा R1 R2 में, और दूसरा एक और चीज़ ज़रूरत होती है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो ये होता है कि दोनों मिल करके कितना चलते हैं। यानी कि जैसे ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2, ठीक है। तो वैसे दोनों मिलकर कितना चलेंगे, R1 प्लस R2 चलेंगे ना। तो हमें इस क्वेश्चन में ये भी पता करना होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई पार्टिकल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर यूं कहें कि इस दोनों पार्टिकल को मिलना है तो मिलने के लिए इनको सेंटर ऑफ मास के पास जाना पड़ेगा, है ना, यहीं पर मिलेंगे। अगर इसके अलावा कहीं दूसरी जगह मिले तो इसका मतलब होगा कि सेंटर ऑफ मास वहाँ खिसक जाएगा, जो कि खिसकना नहीं चाहिए। हमने जो पहला कंक्लूजन निकाला था कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरनल फोर्स है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहता है। तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रखने के लिए दोनों पार्टिकल को इसी पॉइंट पर आकर के मिलना पड़ेगा, और यहाँ आकर मिलने का मतलब है कि एक चलेगा R1 और दूसरा चलेगा R2, तो दोनों मिल करके चलेंगे R1 प्लस R2, ठीक है। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही आसान तरीका है, उसमें हम लोग एक को रोक देते हैं, एक को रोक देते हैं और दूसरे को चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन में दोनों इंडिविजुअली कितना चलेंगे हमें पता नहीं होता, वही क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स कितना चल रहे हैं ये पूछा जाता है, ये हमें पता नहीं होता, लेकिन दोनों मिल करके टोटल कितना चले हैं वो हम बता सकते हैं। कैसे, इसमें एक पार्टिकल को रोक देते हैं और दूसरे को चलाते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें कि अगर मैं M1 को रोक दूं तो M2 को इससे मिलने के लिए कितना डिस्टेंस आना पड़ेगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो यही डिस्टेंस एक्चुअली में दोनों मिलकर के चल रहे हैं, जो ये आया है R1 प्लस R2, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल कैन बी फाउंड बाय स्टॉपिंग, और कह सकते हैं कीपिंग वन पार्टिकल एट रेस्ट and displacing the other। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोनों मिलकर कितना चलेंगे ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक को रोक देंगे और दूसरे को चलाएंगे, दूसरा जितना चलेगा कुल मिला करके एक्चुअली में दोनों चलते हैं उतना ही डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ें पता करनी होती है, एक तो ये कि दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रेशियो यहाँ से पता कर सकते हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू M2 बाई M1, या डायरेक्ट M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 लगा सकते हैं, जहाँ पर R1 जो है डिस्प्लेसमेंट होगा M1 का और R2 डिस्प्लेसमेंट होगा M2 का, ठीक। और दूसरा चीज़ हम पता करेंगे कि दोनों मिलकर कितना चले,
तो दोनों मिलकर कितना चलेंगे ये पता कर सकते हैं। इस तरह से एक को रोक देंगे और दूसरे को चलाएंगे। जब ये दो इक्वेशन हमें पता हो, एक तो ये पता हो और एक ये पता हो, तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो इक्वेशन होंगे, दो अननोन होंगे, R1 R2 निकाला जा सकता है। ठीक, तो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि एक प्लैंक है और इस प्लैंक के ऊपर एक आदमी खड़ा है ना। ये आदमी जो था वो राइट एंड पर खड़ा था। ठीक, तो ये डिस्टेंस है L। आदमी का मास दिया गया है स्मॉल m और इस प्लैंक का मास है कैपिटल M। ठीक, अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि पहले ये पता करेंगे कि दोनों मिलकर कितना चलेंगे। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन एंड प्लैंक। ठीक है, कुछ जो है इसमें से मान लेते हैं कि ये प्लैंक है, एक छोटा सा पार्टिकल मान लेते हैं प्लैंक को, और एक आदमी है स्मॉल m मास का। तो दोनों मिल करके कितना चलेंगे हमें ये पता करना है। तो ये पता करने का तरीका जो अभी हमने बताया वो ये कहा कि एक को रोक देते हैं और दूसरे को चलाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्लैंक को रोक दूं तो आदमी को ये एंड इंटरचेंज करना है। तो आदमी जब इस एंड पर आएगा तो टोटल कितना चल के आएगा, टोटल L डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा। ठीक है, तो यूं कहें कि अगर यहाँ तो हमने एक को रोका है, अगर रोकेंगे नहीं, दोनों को फ्री छोड़ देंगे, तो उस स्टेट में क्या होगा, ये दोनों मिल करके L चलेंगे। मतलब ये हो गया प्लैंक, प्लैंक को एक पार्टिकल मान लिया, एक पॉइंट मान लिया। ये हो गया आदमी, दोनों मिल करके कुल मिला करके L डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जिसमें से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस चला होगा प्लैंक और बाकी L माइनस x डिस्टेंस चला होगा आदमी। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट इनका जो होता है मास के इन्वर्स रेशियो में होता है, यानी m इंटू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू L माइनस एक्स। वो फार्मूला हमने लगाया m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। इसका मास m और डिस्प्लेसमेंट x, m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r1 कह लें या r1 कह लें। ये पार्टिकल है, उसका मास है m और इसका डिस्प्लेसमेंट है l माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो x का वैल्यू आएगा वो एग्जैक्टली उतना ही आएगा जितना हमने पहले वाले मेथड से फाइंड किया था, है ना। ये x इतना आ गया। तो आप देखें यहाँ पर कि जो हमने पहले तरीके से फाइंड किया था वो कुछ इतना आया था। यहाँ पर ये भी आया था m इंटू L बाई m प्लस m। इतना डिस्प्लेसमेंट आया था इस प्लैंक का, और अभी जो हमने सोल्व किया इसमें भी यही आया है। ठीक है, तो अगर हम तरीका ये वाला सीख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाता है। तो अभी जिस कॉन्सेप्ट से हमने लास्ट एग्जाम्पल किया उस कॉन्सेप्ट को फिर से इस एग्जाम्पल में हम लोग यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि एक आदमी है जिसका मास स्मॉल m बताया गया है। यहाँ पर एक हॉट एयर बैलून है जिसका मास कैपिटल M बताया गया है, और एक रोप से ये आदमी लटका हुआ है। इस रोप का टोटल लेंथ हमें बताया गया है L, और शुरू में कहा गया है कि मैन प्लस balloon system is at rest in mid air। ये जो हवा में
ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। कहा गया कि इफ मैन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग द रोप and reaches to balloon, find the displacement of balloon in this duration, कि उतने देर में, जितने देर में ये आदमी यहाँ से चल करके इस बैलून के पास पहुँचेगा, उतने देर में बैलून कितना डिस्प्लेस हुआ होगा। तो ये जानने के लिए हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में ये इसलिए अप्लाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन में पहले ही हमें बताया गया है कि जो मैन प्लस बैलून सिस्टम है वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो है। ठीक, अब अगर आदमी ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा या जो टेंशन फोर्स होगा रस्सी में, वो इंटरनल फोर्स होगा और उस फोर्स के कारण से ये डिस्प्लेस होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि पहले ये पता करेंगे कि दोनों मिल करके कितना चले होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, बैलून को रोक देते हैं और आदमी को चलाते हैं, जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट में हमने सीखा था। तो बैलून को रोक दिया जाए तो आदमी को यहाँ आने में टोटल एल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलून और आदमी दोनों मिल करके टोटल एल डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, जिसमें से ये मान लिया जाए कि जो बैलून है वो एक्स डिस्टेंस नीचे आया है और आदमी खुद एल माइनस एक्स डिस्टेंस ऊपर गया है। ठीक है, तो पहले हमने इसमें ये पता किया कि दोनों मिलकर कितना चलेंगे, वो जानने के लिए हमने एक को रोक दिया। बैलून को रोका तो पता चला कि आदमी को वहाँ पहुँचने के लिए एल चलना पड़ेगा, और अगर इनको फ्री छोड़ दिया जाए, मतलब बैलून को रोका नहीं जाए, तो जब दोनों मिलेंगे तो उसमें से कुछ आदमी चला होगा, कुछ बैलून चला होगा, दोनों मिल करके एल ही चले होंगे, है ना। वही एल जानने के लिए हमें क्या करना होता है, एक को रोकना पड़ता है। एक को रोकने से ये आदमी एल चलता है, यानी दोनों मिलकर के एल चले होंगे। तो उसमें से मान लिया कि बैलून एक्स चलता है और आदमी एल माइनस एक्स चलता है। तो जो अपना फॉर्मूला था m1 इंटू डिस्प्लेसमेंट r1 और m2 इंटू डिस्प्लेसमेंट r2। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कैपिटल M इंटू एक्स हो गया, स्मॉल m इंटू एल माइनस एक्स हो गया। इसका मास और इसका डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका मास और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे आ जाएगा हमें x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आएगी m इंटू एल बाई एम प्लस एम। तो देखेंगे कि इतना डिस्टेंस बैलून चला होगा नीचे की तरफ। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में दो वेज दिए गए हैं। एक बड़ा वेज है जिसका मास है कैपिटल M, और एक छोटा सा वेज है जिसका मास है स्मॉल m। ठीक है, सारे सरफेसेज स्मूथ हैं। तो अब ये जो ऊपर वाला छोटा सा वेज है वो फिसल करके स्लिप करके नीचे आता है। तो जैसे ही वो नीचे आता है उस इंस्टेंट पर, उतने देर में कहें कि बड़े वाले वेज का डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है। तो ये कहा जा सकता है कि इफ स्मॉलर वेज स्लिप्स
टू, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, स्लिप्स टू बॉटम ऑफ बिगर वेज देन find displacement of bigger wedge in that duration। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब छोटे वाले वेज को नीचे पहुंचना है, ठीक है, तो नीचे जब पहुंचेगा तो कुछ यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ये है ना। तो और ये जो बड़ा वाला वेज है वो चलेगा हॉरिजॉन्टल में इस तरफ, और ये तो इधर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। तो चूंकि बड़े वाले वेज का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो छोटे वाले का भी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही देखेंगे, है ना। ये कहा जा सकता है नेट फोर्स इन horizontal direction is 0, so center of mass of system will not move in horizontal direction। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास को मूव नहीं कराना है, तो इसका मतलब होगा कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट है छोटे और बड़े वाले का, वो मास के इन्वर्स रेशियो में होगा, जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है। तो ये दोनों वेज मिल करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चलेंगे ये हमें पता करना है। तो इसको पता करने के लिए, जैसा कि हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक को रोक दिया जाता है ना। अगर ऐसा करा जाए कि इस बड़े वाले को रोक दिया जाए और छोटे वाले को चलाया जाए, तो आप देखेंगे कि छोटा वाला जो है वो इसका एक एंड यहाँ पर है और लास्ट में इसका एंड यहाँ पर आएगा, है ना। जो लेफ्ट वाला एंड है यहाँ पर और लेफ्ट वाला एंड यहाँ पर आएगा जब ये नीचे पहुँचेगा, तो ठीक। तो टोटल डिस्टेंस ए में से इसका वेज का ऊपर वाला विड्थ है बी, तो अगर इस ए में से ये बी माइनस कर देंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा छोटे वाले वेज का, जो कि आएगा ए माइनस बी। ठीक, एक बार फिर से समझें, हमने इस बड़े वाले को रोक दिया, तो छोटे वाले को नीचे टच करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, तो a माइनस बी चलना पड़ेगा। इस वाले एंड को यहाँ आना पड़ेगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अगर हमने तो इसको रोका तो ये a माइनस बी चला, अगर इनको फ्री छोड़ दिया जाए तो इतना ही डिस्टेंस ये दोनों मिल करके चलेंगे, है ना। तो ये कह सकते हैं दोनों मिल करके चलेंगे a माइनस बी, जिसमें से बड़ा वाला वेज मान लेते हैं कि x चलेगा, तो छोटा वाला कितना चलेगा, टोटल में से बाकी जो डिस्टेंस है x घटा देंगे, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो है ये है x a माइनस बी, तो टोटल डिस्टेंस में से ये x चल रहा है तो बाकी डिस्टेंस a माइनस बी माइनस एक्स ये छोटा वाला चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है मास के इन्वर्स रेशियो में होता है, तो m1 r1 इक्वल टू m2 r2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका मास m और इसका डिस्प्लेसमेंट a माइनस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा स्मॉल m इंटू a माइनस बी डिवाइडेड बाई m प्लस m। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आ गया बड़े वेज का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनका सेंटर ऑफ मास भले ही नहीं चल रहा हो,
लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला वेज सिर्फ हॉरिजॉन्टल में चल रहा था, तो इसके हॉरिजॉन्टल वाले से ही उसका रिलेशन था, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला सेंटर ऑफ मास ही नहीं चलेगा, वर्टिकल वाला चलेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में एक स्टोन को 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। ये स्टोन जैसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, जिसमें से एक हेवी वाला जो पार्ट है वो रेस्ट पर आ जाता है और सीधे नीचे गिरता है, जबकि जो छोटा वाला टुकड़ा है वो कहीं आगे जा कर के गिरता है। हमें पता करना है कि जो छोटा वाला टुकड़ा है वो कहाँ जा कर के गिरेगा। तो क्वेश्चन ये है कि स्टोन ब्रेक्स इनटू 2 pieces of mass ratio 1:3 at highest point. The heavier mass or the heavier piece just falls below the maximum height. Find the position of smaller piece where it lands on the ground, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इनका जो मास का रेशियो है वो है 1:3। तो आप देखेंगे कि ये जो मास है, एक मास होगा 3m/4 और दूसरा मास हो जाएगा m/4, ठीक है। तो ये जो मास है वो दो टुकड़ों में टूट जाएगा। लेकिन ये ध्यान देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना, इज 0। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो जिस वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास पहले चल रहा था उसी वेलोसिटी से चलते रहना चाहिए। हमने कंक्लूजन में क्या पढ़ा था, अब देखेंगे कि जो दूसरा कंक्लूजन है कि इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज 0 देन सिस्टम जो है इज कंटिन्यू टू मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने लिखा था इसको सही तरीके से। ये पॉइंट है कि इफ center of mass of system is moving with some velocity and external force is 0 on the system, then center of mass of system continue to move with same initial velocity even if there are some changes in the system due to internal forces, है ना। अगर सिस्टम में कोई चेंज हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में कि दोनों टूट गए हैं इंटरनल फोर्सेस से, तो टूट गए हैं, फिर भी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो वही बनी रहेगी जो कि पहले थी। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी
वर्टिकल में कोई चेंज होना नहीं है, तो ये उसी पाथ को फॉलो करेगा। जो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्टरी होगी वो एग्जैक्टली इसी को फॉलो करेगा, और सेंटर ऑफ मास यहीं पर आकर गिरेगा जहां पर गिरना चाहिए। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि सिंस एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इसको फिर से लिखते हैं, सिंस एक्सटर्नल फोर्स in horizontal direction is 0। और वैसे देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी जो फोर्स लग रहा था mg, उसमें कोई चेंज नहीं आया है ना। इवन इफ फोर्स इन vertical direction remains unchanged, so center of mass of stone will still follow the same path which it would have followed when it was not broken। अगर ये जब टूटा नहीं होता तो जिस पाथ को फॉलो करता उसी पाथ को अभी भी फॉलो करेगा, क्योंकि जो फोर्सेज पहले लग रहे थे वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें कोई चेंज नहीं है, वो अभी भी mg है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा, रेंज। जो पहले रेंज होना था वो सेंटर ऑफ मास का रेंज अभी भी उतना ही रहेगा। अब फर्क क्या हो गया कि इसमें से एक 3m/4 मास का जो टुकड़ा है वो जस्ट मैक्सिमम हाइट के नीचे आ गया, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ रखने के लिए m/4 मास का जो टुकड़ा होगा उसको कहीं इधर आना पड़ेगा, है ना। तो एक टुकड़ा चले जाएगा इधर, एक यहीं पर गिर गया। अब सेंटर ऑफ मास जो है 20 में आएगा। तो देखेंगे कि यहाँ पर दो पार्टिकल होगा, एक तो m/4 मास का, एक 3m/4 मास का, और दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ये डिस्टेंस हो जाएगा रेंज बाई 2 के इक्वल। ठीक है, और इसको मान लेते हैं x। तो चूंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2 वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मास है 3m/4 और सेंटर ऑफ मास है, डिस्टेंस है r/2, m1 इंटू r1 हो गया, और यहाँ पर मास है m/4 और डिस्टेंस हो गया, सेंटर ऑफ मास है x। तो m1r1 इज इक्वल टू m2r2 वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। इसमें से m/4 कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3r/2। ठीक है, तो x का वैल्यू 3r/2 आ गया, और ये जो है यहाँ से यहाँ ये रेंज के इक्वल है, तो ये r और ये 3r/2, इसका मतलब ये हो गया कि ये 5r/2 हो गया यहाँ से। ठीक है ना, जहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था और छोटा पार्टिकल जहाँ गिरेगा उसके बीच का डिस्टेंस हो गया 5r/2, जहाँ पर r क्या है, रेंज है। तो ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ लैंडिंग पॉइंट ऑफ smaller piece
फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू 5r/2। 5/2 रेंज जो होता है ये होता है u² sin 2θ/g। 5/2 u का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 20 sin 2 × 30 डिग्री डिवाइडेड बाई g का वैल्यू 10। तो ये हो गया 5/2, ये 400/10 sin 60 डिग्री आएगा √3/2। ठीक है, तो ये 0 और एक 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ से ये 2 तो ये होगा 20, फिर इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 50 √3 मीटर आ गया। ठीक है।